हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीटेट 2019 में जो जुलाई में पेपर हुआ था उसके हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ठीक है, तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी आप सीटेट का पेपर बना रहे हैं तो बच्चों को प्राथमिकता देते हुए चलना है आगे। ठीक है, तब आपके ऑप्शन, अगर आप बच्चों को साथ में मान के चलिए कि आपके पास 6 to 8 के बच्चे हैं और पेपर 2 बना रहे हो तो, और पेपर 1 बना रहे हो तो 1 to 5 के बच्चे आपके माइंड में रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं तो आपके पास ये समझ के चलना है कि हमें 6 to 8 के बच्चों को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दिया गया है विकास में व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। व्यक्तिक भिन्नता मीन्स होता है कि अगर कोई जैसे 4 बच्चे हैं तो सबकी समझ अलग अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, चारों की एक जैसी मतलब समझ नहीं होती। उसी को बोलते हैं व्यक्तिक भिन्नता, मतलब हर व्यक्ति अपना अलग अलग तरीके से सोचता और समझता है। ठीक है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना। पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पर्यावरण पे इफेक्ट करता है। फिर दूसरा है शरीर व दिमाग के परिपक्वन व विचार पर विचार करना, ये भी ठीक है, लेकिन और ऑप्शन है सीटेट याद रखिएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन पूछता है। यहाँ पे दिया गया वंशागत विशेषताओं के साथ साथ, जैसे किसी बच्चे की बच्चे का जो विकास होता है वो किस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वंशागत मतलब माता पिता के थ्रू जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है उसकी एक्टिविटी, या फिर जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, एक तो वो इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ पर्यावरणीय कारक भी उस पर, और उसकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार करना। तो यहाँ पे देखिए वंशाक्रम भी बताया गया है, पर्यावरण भी बताया गया है और पारस्परिक क्रिया पर भी बताया गया। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है। एक चौथा ऑप्शन भी दिया है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना। इसमें केवल जो व्यक्ति के जीवन में, तो यहाँ पे केवल वंशानुगत बोला गया है, यानी कि जो हेरिडिटी होती है वंशानुगत विशेषताओं पर, और इसमें बोला है केवल पर्यावरणीय पर। ठीक है, और इसमें शरीर और दिमाग पर, जबकि इसमें सारी चीज़ों पे बोला है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक होने चाहिए, उसके साथ पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, एक्चुअली मैं आंसर देने को तो बहुत जल्दी से आंसर देके चला जाऊँ आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझ के करोगे तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा निगेटिव पूछा गया है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। अ, फिर आगे ऑप्शन दिया गया है कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। हाँ ठीक है, ये भी मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे कह रहा है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्या विकास जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है? बच्चा जैसी एक्टिविटी आगे क्या सीखता है क्या नहीं, वो तो बाद में निर्धारित होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे निगेटिव में पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो कि विकास की मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय। अरे भाई, बच्चा कोई जैसे पैदा होता है तभी उसकी विकास थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि अब इतना ही विकास करेगा। बच्चा बड़ा होता है और आगे जैसे जैसे चीज़ों को सीखता है तो उसका विकास अलग अलग तरीके से बढ़ और घटता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे क्लास में जो टीचर होते हैं लड़कियों से ज़्यादा नहीं, बच्चों के साथ आपस में लड़कों के साथ ज़्यादातर मतलब पारस्परिक क्रिया नहीं, बातचीत या समझने बुझने के लिए या पढ़ने लिखने के लिए जो भी बातचीत होती है वो ज़्यादातर लड़कों के साथ ही करते हैं टीचर। तो ये लड़कियों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, या किसी भी टॉपिक को लेके पढ़ने लिखने या किसी चीज़ को समझ के लिए। तो इसकी सही विवेचना मतलब ये क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ये आपका सही है।
फिर इसके बाद कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी को एक साथ ही मतलब मैनेजमेंट करना है, यानी उनको समझाना है कि क्लास में डिस्टर्ब ना करें। फिर इसके बाद लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल गलत है, ये मिथ होता है, ठीक है, कि लड़कों में जो शैक्षिक क्षमता है वो लड़कियों से अधिक होती है। लड़कियों की तुलना में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं लड़कों से पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये आपका थर्ड ही है, सॉरी सेकंड है, कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो लिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी दो भी हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है चौथा क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में, तो ये प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, उसके अंदर क्या बोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। दूसरा है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। फिर इसके बाद तीसरा है वह प्रेरणा था एक रूप मूल्यांकन मापदंड। चौथा है पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो यहाँ पे जो प्रगतिशील शिक्षा होती है ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि अदृश्य रूप से बाधित, मतलब कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, दृश्य रूप बाधित मतलब बच्चे को देखने में दिक्कत है। विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन को करने चाहिए। पहला ऑप्शन है कई प्रकार की दृश्य वस्तुओं का प्रयोग करना। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो आप दृश्य वस्तुओं को रखने से क्या फ़ायदा। दूसरा ऑप्शन है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। ये भी गलत ही होगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप कुछ भी करेंगे तो वो देख नहीं पाएगा सही से, ठीक है। फिर आगे है आपका अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। तो बच्चा याद रखिएगा दृष्टि बाधित है वो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, मतलब वो देख नहीं पा रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप विशेष कार्य कराइए या वर्कशीट कराइए तो वो देख ही नहीं पा रहा है तो कोई फायदा है नहीं। चौथा ऑप्शन है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए जिससे अच्छे से उसे सुनाई दे, तथा छू कर महसूस करना, मतलब कहीं जैसे कोई सामान है तो आप उसको टच करिए। जैसे मान लीजिए स्कूल की बॉटल कोई ले गया पानी पीने के लिए, उसको बताइए कि ये पानी की बॉटल है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है पढ़ने लिखने से रिलेटेड, कुछ आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको टच करके बच्चा छूएगा, मतलब छू करके देखेगा तो महसूस कर सकता है। क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें अच्छे से डिसाइड कर सकता है। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। याद रखिएगा समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आपको लगातार ही दिख रहे हैं 6 और 7। सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम का मतलब सहायता करना बच्चों के साथ साथ या जो भी आपका ग्रुप है। हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का, जो क्लास के बच्चे हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। पहला सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, ऐसा बिल्कुल नहीं, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। इसमें जैसे बोला गया कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी नहीं, इसमें ज़्यादा ही मतलब करते ही रहना चाहिए। इस यहाँ पे सहयोगात्मक शिक्षक मतलब सहयोगात्मक अधिगम हमेशा मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत होना चाहिए, कभी कभी नहीं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें होनी चाहिए। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। और सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सक्रिय रूप का मतलब यहाँ पे ये है ना कि बच्चों को जैसे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा
शिक्षक का एक समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से, मतलब बच्चों को अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या नहीं समझ में आ रही, तो ऐसा नहीं कि उसे बताना नहीं है, आप खुद ही करो, बच्चों को बोल दो कि आप खुद ही करो जो समझ में आ रहा है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा बच्चों को हेल्प देनी चाहिए, जिससे बच्चा आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है आपका प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा है विशिष्ट शिक्षा योजना, और चौथा है एक रूप निर्देश। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मानकीकृत परीक्षण, ये समावेशी शिक्षा बोलता है ना कि अगर कोई भी बच्चा हो, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होता है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी चीज़ से जैसे कम देख पा रहा है या सुन पा रहा है, या किसी प्रॉब्लम, कुछ भी डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी है, यानी कि वो अच्छे से चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी भी टाइप की जैसे बॉडी में कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट होता है ना उसका, जैसे कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, इसे दृश्य संबंधी कोई समस्या है, फिर इसके बाद है मतलब सुनने से संबंधी कोई समस्या है, या फिर जैसे बच्चे सुन दोनों नहीं कर पाते हैं, मतलब न तो सुन ही पाते हैं, न देख ही पाते हैं सही से। तो इन सबको कह रहा है कि मतलब सब समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि सभी बच्चों को एक साथ ही सारी चीज़ें सिखानी है, बस ये है बच्चे को जिस टाइप की प्रॉब्लम है उस टाइप की समस्या को आप निराकरण करके उस टाइप की डिवाइस का यूज़ करके उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना का मतलब ये है कि बच्चों को मतलब जिस टाइप की समस्या हो उसका निवारण करते हुए शिक्षा देना। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया अधिगमकर्ताओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी होती है। देखिए पठन क्षमता, अक्षमता बोला गया, अक्षमता मतलब कि पढ़ने से संबंधित उसे समस्या है, तो ऐसे अधिगमकर्ता को धारा प्रवाह में पढ़ने और लिखने में कमी होगी, बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पे सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर सृजनात्मक बच्चा है तो कार्य को समय पे कर लेता है या धीमे नहीं करता। नेक्स्ट, अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखते हैं। तो उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, तो ये भी अवधानात्मक कमी अधिगम करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कमी अधिगम करता है, वो अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। मतलब श्रव्य का मतलब सुनने वाली समस्या होती है, तो ये दृश्य की बात कर रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पठन अक्षमता अगर बच्चे में है तो वह धारा प्रवाह में पढ़ने और लिखने में कमी होती है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम असक्षमता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक समस्या को मूल व अपसारी, अपसारी का मतलब होता है ना किसी एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से सोचना, डिफरेंट टाइप से। अवधानों को साथ करने की योग्यता किसके अंदर होती है, क्षतिग्रस्त बच्चों की? नहीं। सृजनात्मक बच्चों की? हाँ, यही सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो किसी भी, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया ना तो उसको आप अलग अलग तरीके से भी वो सोच समझ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। ठीक है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस चीज़ के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं है, निगेटिव में पूछा, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ लिया, दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों की विचारों अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना का विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं थर्ड।
फिर आगे कह रहा है कि अध्यापक विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अध्यापक विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय फीडबैक पे, तो ये आपका ऑप्शन ज़्यादा बेटर नहीं है। अगला भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। ये तो बहुत अच्छा है कि बच्चों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में अवसर प्रदान करना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर निगेटिव में पूछा गया था, नहीं है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत होता है क्योंकि असफलता से बचने के लिए और अंक लेने के लिए तो नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंक लेने के लिए ये भी गलत हो गया। अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन फोर्थ ही होगा, क्योंकि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य के निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब सीखने के लिए। अधिगम लक्ष्य यानी सीखने का जो लक्ष्य होता है वो चीज़ निर्धारित करना चाहिए, न कि लिखा है ना बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पहले से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना, ये भी सही है। और दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर उसके बाद उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ये आपका अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में प्रणीत नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका थर्ड, नेगेटिव वाला, आपका यही वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, लग रहा है कुछ उदाहरणों गैर उदाहरणों का प्रयोग करना अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट छिपा है, मैं बता दूँ। ये थोड़ा मैं हटाता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे जिससे नहीं पूछा गया है ना, तो स्मरण करने का मतलब क्या होता है पता है? रटने वाला चीज़ है, रटन विद्या को मना किया जाता है। ठीक है, याद करने के लिए चीज़ों को मना किया जाता है। तो ये वाला आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, मैंने ये गलती से बता दिया था। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया गया है कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तीसरा ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। याद रखिएगा, बाह्य अभिप्रेरणा मतलब बाहरी अभिप्रेरणा, खुद से अंदर से नहीं आ रही है। तो बाह्य प्रेरणा यहाँ पे। फिर अगला है कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह मुझे आनंददायक है। तो ये तो इंटरनल मोटिवेशन है, यानी आंतरिक। बाह्य में ये है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये बाहरी मोटिवेशन है, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा है। मतलब बच्चा कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे नंबर मिल रहा है। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन इसे बोलते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। दूसरा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तीसरा, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। फिर इसके बाद है केवल उदाहरण देने चाहिए। तो यहाँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों तरीके के एग्जाम्पल देने चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगी? सूचनाओं का संरक्षण, संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण व परिचर्चा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण व परिचर्चा। बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है, किसके द्वारा? अन्वेषण और परिचर्चा के थ्रू। इसे बोलते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन।
16 में देखेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लेंदी दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम रणनीतियों में एक उदाहरण है? प्रभावी अधिगम मतलब सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? पहला है लक्ष्य और समय सारणी को निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी बेस्ट है। तीसरा है उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही है। चौथा है हम उम्र साथी को समझाना, ये भी ठीक है। पाँच, इसके बाद स्वयं से प्रश्न करना, ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब पांचों ऑप्शन इसके राइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया गया है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पटरिया या खाली स्लेट जिसके जीवन में अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोरी खटपटिया, ये भी गलत है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, ये थोड़ा बेस्ट है मुझे लग रहा है। एक और ऑप्शन है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, तो ये आई थिंक नहीं है। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही कि एक जैसे बच्चा जो पहला होता है संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो ये आपका होना चाहिए कि समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में हमें देखना चाहिए। क्लियर है? याद रखिएगा जब भी ऑप्शन करिए ना, तो जो जो नहीं हो सकते ना तो उनको पहले कट कर दीजिए। तो इससे क्या रहता है ना कि वो ऑप्शन फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जैसे दो बचते हैं तो उनमें देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसे में आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं। क्लियर है? नहीं तो इतने बड़े बड़े रहते हैं, बार बार पढ़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को छोड़ देना तो बिल्कुल नहीं है, बच्चों के साथ रहना है और उनकी चीज़ों को देखते रहना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये बेस्ट है थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार व प्रतिभाशाली बच्चे, ऐसा नहीं है सभी बच्चों को आपको देखना है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे को जो करना है चाहते हैं उन्हें करने देना, ये भी गलत है। मूक दर्शक मतलब चुपचाप रहना नहीं है, बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसको सही सिखाइए ना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, हर एक बच्चे को देखना है, ऐसा नहीं कि जो बच्चे अच्छे हैं उन्हीं को बस देखना है। फिर आगे है कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं। एक पहला ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट व विघ्न है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अनदेखी करनी चाहिए। तीसरा है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो गलतियां होती हैं, ये तो बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखेगा सीटेट में। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, मतलब ये हमको लग रहा है कि सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में, ये तो बिल्कुल गलत है। अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत है। रुकावट विघ्न करती है, ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर फोर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, बच्चा सीख रहा है मतलब गलतियां तो करेगा ही भाई। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार, ये पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब ऐसे क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा जो कि आपको 10 नंबर 15 नंबर तक दे देंगे अगर अच्छे से कर लोगे बाल विकास। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। याद रखिएगा पियाजे ने स्कीमा के बारे में बहुत बोला है, याद रखिएगा इसमें उन्होंने यही बोला था कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, अनुभव मतलब किसी चीज़ का अनुभव है तो उसके द्वारा सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को बोला जाता है स्कीमा बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट ही होगा इसका। यहाँ पे और प्रतिमान मानसिक उपकरण दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? पहला साम्य धारण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है बुद्धि, चौथा है समिष्ट निकष्ट विकास का क्षेत्र। ये वाइगोत्स्की के बारे में आपने समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र पढ़ा होगा, तो उसमें यही बोला जाता है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है।
तो कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो ये समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र ही ऐसी मतलब चीज़ों को बढ़ावा देता है। मतलब इस तरीके की एक्टिविटी को समझने के लिए मतलब बच्चे को समझ को आगे तक ले जाया जा सकता है इसके द्वारा। देखिए वाइगोत्स्की के 2 क्वेश्चन आए हैं यहीं पे। पहला एक ऊपर वाला हो गया 21, ये 22। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है? तो याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की ने किस चीज़ पे बल दिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक अपक्रिया पे। ठीक है, मतलब उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया गया, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अलग है, तो ये तो घटित, ये गलत है, ये भी गलत है। विकास व अधिगम क्रम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता। दूसरा है परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क। तीसरा है द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं। चौथा है सजीवात्मक चिंतन। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है ये सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रतिक्रिया, सक्रिय नियोजन एवं अर्थ निर्माण की प्रतिक्रिया, कौशलों का अर्जन। तो 25 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 26 देखेंगे समाचार पत्रों में से कहानियों कतरनों का चयन करना ये प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभाव रणनीति है? मतलब समाचार पत्र में देखेंगे कहानियों में और कतरनों का चयन करना एक प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं में जेंडर लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। रूढ़िवादी जेंडर लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। फिर तीसरा है आपका जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, और लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो ये गलत है, ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये भी पहला वाला ही गलत है, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहाँ पे जो है प्रोत्साहन देने के लिए कि जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे हमें समान रूप से लड़के हों लड़कियां हर चीज़ को समान रूप से देखना चाहिए, न कि किसी बच्चे को मतलब लड़कियों को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए, ना तो लड़कों को। इक्वली इनको बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, 27 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोवलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ये बोला गया अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून व सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट पता होना चाहिए किसने बोला है, किस तरीके की मतलब जो थ्योरी है किसने दी है। तो ये दी है कोहलबर्ग के द्वारा, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतर्वैयक्तिक फिर नैदानिक और प्रकृतिवादी। तो 28 राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 29 देखेंगे, इसमें दिया गया है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत व उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग नाम देना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुधार करना। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चों की क्षमताओं और संभावनाओं और सशक्त पक्षों और चुनौतियों के पक्षों के बारे में माता पिता से चर्चा करना। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है सेकंड से सबसे बेस्ट ऑप्शन, सेकंड से सारे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों में गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले,
बच्चों में डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधार करना, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक, किसी बच्चे को औसत और उच्च में डिवाइड नहीं करना चाहिए, ये बना किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 2 3 4 सही, सारे सही हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया ये भी करता है, विद्यालय ये भी करता है, परिवार भी करता है, पास पड़ोस भी करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, जिसमें 1 2 3 4 चार ऑप्शन है। तो ये थे सीडीपी के 2019 के जो जुलाई का पेपर हुआ था। इसके बाद में ये पूरा कंप्लीट, पहले ये 2019 जो जुलाई का है पूरा पेपर करा के फिर चलेंगे 2019 के जो दिसंबर में पेपर हुआ उसको कराएंगे। इसी तरीके से जितने भी साल पेपर हुए हैं 1 बाय 1, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2011 से लेकर 2023 तक सभी पेपर, पेपर 2 का ये चल रहा है, याद रखिएगा, सीटेट पेपर 2 का, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग फेल होंगे बाहर होंगे सीधे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।